नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। क्या आपके घर में हमेशा रहता है अंधेरा? क्या आपके घर में हमेशा जलती है लाइट? तो ध्यान से देखिए काल चक्र। जी हां, अगर बात करें मेट्रो सिटीज की तो बहुत से ऐसे घर आपको देखने को मिल जाएंगे जहां दोपहर के समय भी लाइट जलानी होती है। मतलब साफ है कि वो लोग पूरे दिन सनलाइट की रोशनी से अछूते रहते हैं। इसके अलावा मौजूदा लाइफस्टाइल की वजह से भी लोग सनलाइट की रोशनी से दूर ही रहते हैं। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको सनलाइट से जुड़ी सबसे सटीक, यूनिक और अहम जानकारी देंगे, तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो चलिए और अपनी चर्चा की अब शुरुआत करते हुए बात कर लेंगे सूर्य के महत्व की। पंडित जी, हम सबको पता है सूर्य का कितना महत्व है, इसकी तो जितनी डेप्थ में जाएं उतनी जानकारियां मिलेंगी, लेकिन अगर शास्त्रों के हिसाब से जाने, ब्रह्मांड के हिसाब से जाने, खासतौर पर वास्तु के हिसाब से कितना महत्व हो जाता है सूर्य का हमारे जीवन में? सनातन धर्म ने सूर्य को प्राण माना है। जी। कोई ऐसा सनातनी नहीं होगा पूरे विश्व में जो सूर्य की उपासना न करता हो। जी। और सूर्य की उपासना ऋषि मुनि से लेकर के गृहस्थों तक को करने की आज्ञा है। चाहे कितने भी बड़े ऋषि मुनि हों, प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य जरूर देंगे जी। और गायत्री की संध्या जरूर करेंगे। चाहे जितना बड़ा कोई सिद्ध महात्मा हो, चाहे जितना किसी को ईश्वर साक्षात्कार हुआ हो, लेकिन सूर्य को अर्घ्य देना और गायत्री का उपासना करना, ये दोनों कर्म अनिवार्य हैं। तो सूर्य की बहुत बड़ी महत्ता है, इसीलिए ये शास्त्र में वर्णन किया गया है कि सूर्य की उपासना करिए। जी जी। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोअरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरा। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। 9 ग्रहों में सूर्य का सबसे ऊपर स्थान है। ये ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। ज्योतिष ग्रंथों के साथ ही वेदों में भी बताया गया है कि ब्रह्मांड का आधार सूर्य है। सूर्य ऊर्जा और रचनात्मकता का कारक ग्रह है। सूर्य की ऊर्जा से ही पृथ्वी पर जीवन है। पंच तत्वों में से एक सूर्य का वास्तुशास्त्र में बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य को अग्नि का स्वरूप माना जाता है, इसलिए वास्तुशास्त्र में सूर्य को बहुत खास माना गया है। सूर्य धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, तेजस्विता, ये सब प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है। वास्तु की पूर्व दिशा अगर दोष मुक्त रहे तो उस भवन का स्वामी और उसमें रहने वाले लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, सत्व गुणों से युक्त और तेजस्वी होते हैं। घर में सूर्य का प्रकाश आने से न सिर्फ सेहत बल्कि वास्तु दोष और ग्रह दोष भी दूर होते हैं। सूर्य के रोशनी घर में आने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जिस घर में सूर्य की रोशनी पड़ती या नहीं आती है, ऐसे घरों में सीलन जल्दी आती है, नमी रहती है और ये वास्तु दोष का एक बड़ा ठोस कारण होता है। ऐसे घर में छिपकलियों का आतंक बढ़ जाता है। ऐसे घर में कीड़े मकोड़े ज़्यादा पैदा होते हैं, ये भी वास्तु दोष का कारण बनते हैं। सूर्य की रोशनी सेहत के लिए फायदेमंद है। ज्योतिष शास्त्र में अकेला इकलौता सूर्य ऐसा ग्रह है जो अगर अपने तुला राशि के 10 डिग्री पर हो जाए, मतलब 6 राशि 10 अंश पर पूरा हो जाए, वो लड़का चाहे किसी चक्रवर्ती सम्राट का लड़का हो,
उसे भी भीख मांग के मरना पड़ेगा। अकेले सूर्य का देखिए कमजोर प्रभाव होने पर यह होता है। क्या होता है? अगर वो चक्रवर्ती सम्राट का भी बेटा होगा और उस समय में पैदा होगा जब सूर्य 10 डिग्री पर होगा और तुला राशि की 10 डिग्री पर होगा, तो वो चक्रवर्ती सम्राट का भी बेटा होगा तो उसे भिक्षाटन से ही अपनी जीविका चलानी पड़ेगी। इसी तरह से सूर्य अगर मेष राशि का और 10 डिग्री पर होगा तो इस समय में पैदा हुआ व्यक्ति राज सिंहासन जरूर प्राप्त करेगा, चाहे वो किसी झोपड़ी में ही क्यों न पैदा हुआ हो, किसी अनाथ का ही बच्चा क्यों न हो, लेकिन उसके किस्मत में सिंहासन लिखा होगा। अकेला सूर्य सारे राजयोग को नष्ट कर देता है, ये बात आजमाई हुई है। और ये योग 27-28 अक्टूबर को जरूर आता है 10 मिनट के लिए। जिन लोगों का जन्म 27-28 किसी साल के 27, 28 या 29 अक्टूबर को हुआ है, तो इन्हीं 3 दिनों में ये योग कभी न कभी जरूर बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा उनका पूरा दिन। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भले ही आपके राशि में बृहस्पति हैं, लेकिन आज चंद्रमा उच्च का होकर के आपके धन भाव में पहुंचा हुआ है और ये धन भाव में अपनी उच्च राशि में एकदम उच्चांशक में है। आपको विश्वास नहीं होगा कि आज आपको कहीं से धन मिलने वाला है, लेकिन किसी पुराने निवेश से एकाएक आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना बढ़ी हुई है। बस कामकाज की बात अगर है तो ऑफिस में आपका दिन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। खूब धैर्य रखिए और बिगड़ते हुए रिश्तों में भी सुधार होगा। देखिए, ऐसा है कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा उच्च राशि में है, इसलिए आपको अपने माताजी के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उधार का लेन देन आज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पानी में गंगा जल डालकर सुबह स्नान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक मोहित कानपुर से जुड़ चुके हैं। मोहित, आप अपने सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। गंगा जल डालकर हेलो। हाँ बोलिए मोहित जी। पंडित जी, मेरा जन्म 9 फरवरी 1997 है। मैं अपने भविष्य मेरी कहीं नौकरी नहीं लग पा रही, पंडित जी इसके बारे में बताइए। और मेरी बड़ी बहन है, उनकी शादी नहीं लग पा रही। अगर रिश्ते आते हैं तो हो नहीं पाता। चलिए, पहले तो आपको बताता हूं कि आपके द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी बुध शनि हैं। इनका इत्तिसाल बहुत अच्छा है, भविष्य आपका बहुत अच्छा है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, जीवन आपका बहुत बेहतर है। लेकिन आपने दूसरा प्रश्न भी ठोक दिया है कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। तो आपके चंद्रमा से 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है और शुक्र शनि का 5म 9म योग है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी की भी संभावना बनी हुई है। आपने अपनी बड़ी बहन के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बता दें। शुक्र और मंगल की स्थिति द्वितीय द्वादश है, विवाह तो होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हो सकता है कभी विवाह होने में नवंबर-दिसंबर तक का समय लग सकता है। नवंबर-दिसंबर में ही इनके विवाह की संभावना बन रही है। हाँ, आप अपने बहन से ये जरूर कहें कि वो दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र है, उस अर्गला स्तोत्र का रोज सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें और दुर्गा जी के चित्र के सामने एक घी का दिया जला करके, कुछ भोग प्रसाद चढ़ा करके, लाल फूल चढ़ा करके और दुर्गा जी की उपासना करें। अगर रोज ये अर्गला स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें तो बहुत ही अच्छा इनका गृहस्थ जीवन होगा और बहुत सुखी होकर के अपना जीवन निर्वाह करेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, आपके राशि में इस समय चंद्रदेव विराजमान है, पूरा 3 डिग्री पर एकदम उच्चांशक में। इस समय जो लड़का धरती पर कहीं पैदा होगा ना, आप मान के चलिए वो लड़का जहां खड़ा हो जाएगा वहीं राज हो जाएगा। एकदम उच्चांशक में इस समय चंद्रमा है, न 1 मिनट आगे है न 1 सेकंड पीछे है।
किसी कारोबारी डील से धन लाभ होगा। ऑफिस में दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी, परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, सिरदर्द आपको परेशान कर सकता है और किसी से कभी, आज नहीं कभी, ऐसा कोई कमिटमेंट ना करें जिसे आप पूरा न कर पाएं, क्योंकि विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपकी समाज में विश्वसनीयता समाप्त हो जाए तो आपसे ज्यादा निर्धन कोई दुनिया में हो नहीं सकता। इसलिए भगवान गणेश को दूर्वा और लड्डू अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं एक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, कमलेश लखीमपुर गिरी से। कमलेश, आप अपने सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं कमलेश अवस्थी, लखीमपुर खीरी, यूपी। जन्म तिथि है 15/3/63। पंडित जी कर्जा भी है और परेशान बहुत रहते हैं। अब ऐसा है कमलेश बाबू, देखो आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा प्रश्नकाल से व्यय भाव में बैठा हुआ है, जो कर्ज का संकेत तो कर रहा है, लेकिन ये भी एक संकेत कर रहा है कि वो उच्च राशि का है, कर्ज से आप निकल भी सकते हैं। बस आपको एक काम करना है, आपको अपने घर में राम दरबार या कृष्ण राधा का चित्र लगा करके और उनकी विधिवत रोज सुबह 10 मिनट सेवा करनी है और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है। जिस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हुए आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे, उसी दिन सारा कर्जा आपका समाप्त हो जाएगा। ये गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि गजेंद्र मोक्ष जो है, ग्राह से पीड़ित गजेंद्र का जो है वो वर्णन है, और गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म का आभास था, इसलिए उसने गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया था और भगवान कृष्ण को बुलाया था। अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना शुरू कर दें तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि निसंदेह आपकी सारी समस्याओं का समाधान, कर्ज मुक्ति का समाधान बहुत सद्य हो जाएगा। और ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार सुबह शाम पाठ करना भी शुरू करें। उम्र ज्यादा हो गई है ये सोच करके कतई आप नर्वस ना हों, बल्कि ये सोचें कि मेरी जिंदगी की अब शुरुआत हो रही है और सब कुछ बदल करके रखना है। ये हिम्मत रख करके आप उपासना के क्षेत्र में लगें और कर्म करें, आपको सफलता मिलेगी। आपको बिल्कुल उदास नहीं होना है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य के महत्व को। तो जिन घरों में सूर्य की रोशनी आती है उनकी लाइफ और हेल्थ कैसी रहती है, और जिनके घरों में नहीं आती है उनकी लाइफ कैसे रहती है, चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं। अनिल मुंबई से जुड़ चुके हैं। अनिल, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर मैं क्या बोली, मेरी लड़की है 2001 का। हाँ, 2001 आपका क्या का नाम है? मेरा नाम आशा गुप्ता है सर। मैं अनिल का औरत बोल रही हूँ। अपना नाम बताने में क्यों आपको हिचक होती है? पति का नाम क्यों बता रही हो? सर वही फोन किए थे ना। चलिए, किसके बारे में जानना चाहती है? लड़की के बारे में जानकारी करना है सर। क्या जानना चाहती है? उसका बर्थ डेट है सर, शादी के बारे में सोच रही हूँ। बर्थ डेट है उसका सर 2001, 16 दिसंबर, दिन सोमवार, 4:40 है सर। जी, तो आशा जी, आप अपने बेटी के विवाह की तैयारी शुरू करिए। आपके बेटी का विवाह ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे जहाँ तक विश्वास है कि इस साल के मार्च अप्रैल तक तय हो जाएगा। नवंबर दिसंबर तक विवाह के पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवाह में बिल्कुल भी विलंब नहीं है, विवाह ठीक होगा, विवाह अच्छा होगा। अब तैयारी करिए, 16 जनवरी से उसके विवाह के लिए प्रयास करना शुरू कर दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जी हाँ, आज की खास बात की जाए तो सूर्य के महत्व के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और सूर्य के महत्व की बात की जाए तो वाकई सबके जीवन में बहुत महत्व होता है। पंडित जी, आपने पहले ही कह दिया कि सूर्य को तो प्राण कहा जाता है, चाहे कोई भी कहीं हो, उनकी उपासना हर कोई करता है। लेकिन अगर हम घरों की बात करें
कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं सूर्य की रोशनी आती है, तो उनके घर में हेल्थ की बात कर ले, उनकी लाइफ की बात कर ले, कैसी रहती है। लेकिन जिन घरों में नहीं आती है, उनकी लाइफ में क्या रुकावटें आती है, क्या परेशानी आती है, आप बताएं। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। सामवेद में आता है, ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ये चंद्रमा नेत्रों का भी प्रतिनिधित्व करता है और आत्मा का भी प्रतिनिधित्व करता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में होता है, वो आत्मबल के बड़े धनी होते हैं जी। उनके सामने कितनी भी बड़ी चुनौतियां आ जाएं, कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, लेकिन पूरे धैर्य के साथ उस आपदा विपदा का मुकाबला करके और उस पर अपना झंडा फहराते हैं। लेकिन सूर्य की अगर खराब स्थिति हो जाए, सूर्य पापक ग्रहों से पीड़ित हो जाए, शनि जैसे ग्रह से दृष्ट हो जाए, या वो नीच नवांश में हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति आत्मबल से बिल्कुल कमजोर होता है। अच्छा। यहाँ तक कि व्यक्ति को विषय आता रहेगा, लेकिन अगर उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा तो वो हकलाने लगेगा, अपने विषय को कह नहीं पाएगा। इसलिए किसी के भी जीवन में केवल सूर्य की रोशनी नहीं, सूर्य का उसके जन्म के समय जो प्रभाव पड़ता है, जब गर्भ पिंड से बाहर निकलता है, उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है, उसके आधार पर सूर्य की जो स्थिति होती है, वो मनुष्य को सबल और निर्बल बनाती है। अच्छा पंडित जी, एक और, जैसा कि आपने बताया कि बहुत फर्क पड़ता है। अगर सूर्य मजबूत है आपकी कुंडली में तो आप कुछ भी, लेकिन ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर किसी का नहीं मजबूत है, क्या सूर्य को जल अर्पित करने से मतलब कुछ बदलाव होता है, मजबूती 100% बदलाव होता है। अच्छा। उपासना एक ऐसी चीज है, हम कोई बकरी भेड़ थोड़ी हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही भोगेंगे। अच्छा। हम तो उपासना करके सब चीजों को बदल सकते हैं। सत्राजीत को भगवान सूर्य ने श्यामंतक मणि दी थी। अच्छा। और श्यामंतक मणि का काम होता है कि वो 8 भार रोज सोना देती थी। द्रौपदी को भगवान सूर्य ने अक्षय पात्र दिया था। जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी, तब तक उस पात्र से चाहे तो 1 लाख लोगों को भोजन करा सकती थी, और उस पात्र में किसी चीज की कमी ही नहीं रहने वाली है। तो सूर्य भगवान का जो तेज है, सूर्य भगवान का जो आभा मंडल है, वो पूरे विश्व के लिए प्रतिक्षण आवश्यक है। बिल्कुल। हाँ, जिन घरों में सूर्य की रोशनी नहीं आती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस घर में रहने वाले लोग चाहे जितनी मेहनत कर लें, लेकिन कभी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते। और हर दिन जिस घर में भरपूर मात्रा में सूर्य की रोशनी आती है, उस घर में अगर कोई बड़ा या गंभीर वास्तु दोष न हो, माने अगर ईशान कोण में टॉयलेट न हो और ईशान कोण में सीढ़ियां न हो और साउथ ईस्ट में पानी का स्रोत न हो, तो वहाँ हर समय लोग स्वस्थ रहेंगे और अस्पताल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सूरज की रोशनी तन और मन को दोनों को स्वस्थ रखने में कामयाब है। आजकल लोगों को एक बीमारी बड़ी कॉमन हो गई है, और ख़ास करके शहरों में रहने वाले लोगों की, दर्द की बीमारी। पैर में दर्द, हाथ में दर्द, शरीर में दर्द, ये दर्द की बीमारी कॉमन हो गई है। और अगर आप थोड़ा सा भी समाज के बारे में जानते होंगे, तो आप महसूस करिए कि अक्सर लोगों को विटामिन डी की कमी की समस्या आ रही है। ये विटामिन डी सिर्फ और सिर्फ सूर्य की रोशनी से मिलती है। प्रातःकाल इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया है कि स्नान करके उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र को 3 बार बोलते हुए सूर्य को 3 बार में अर्घ देना चाहिए, और कुछ गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। सूर्य की रोशनी में कम से कम 5 मिनट खड़ा होना चाहिए। इससे क्या होता है, जिस घर में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, वहाँ के लोग भी अगर सूर्य को नित्य अर्घ देना शुरू करें,
तो काफ़ी वास्तु दोष में कमी आएगी और आपकी सेहत ठीक रहेगी। अगर नहीं ऐसा आप करते हैं तो वहाँ रहने वाले बार बार बीमार पड़ेंगे। जिन घरों में रसोई और बाथरूम में सूरज की रोशनी आती है वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में हर समय सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। रसोई और बाथरूम में सूर्य की रोशनी आने से घर में पैसों की कभी कमी नहीं रहती है। इसीलिए रसोई को अग्नि कोण में बनाया जाता है। सूरज निकलेगा पूरब से और वो क्लॉकवाइज परिक्रमा करता है, तो जहाँ सूरज निकला 2 घंटे व्यतीत हुए तहाँ सूरज सीधे अग्नि कोण के सीधे में आ जाता है और उसकी रोशनी अग्नि कोण में पड़ने लगती है। और पूरब दिशा में अगर खिड़की है, होना भी चाहिए किचन में पूरब दिशा में खिड़की, तो उस खिड़की से सूरज की रोशनी से पूरा आपका किचन नहाएगा और किचन में छोटे छोटे बैक्टीरिया अगर हैं वो सब सूरज की रोशनी से खत्म हो जाएंगे और वहाँ पॉजिटिविटी आ जाएगी। किचन में काम करने वाली महिलाएं स्वस्थ और हंसती मुस्कुराती नजर आएंगी। किचन में बनने वाला पकवान, किचन में बनने वाला भोजन स्वादिष्ट हो जाएगा। किचन में काम करने वाली गृहिणियां जो है इरिटेट नहीं होंगी, तनाव में नहीं आएंगी, एंजाइटी का शिकार नहीं होंगी। तो सूर्य की रोशनी से ना सिर्फ वास्तु दोष बल्कि ग्रह दोष भी दूर होते हैं। सूर्य की रोशनी घर में आने से आत्मविश्वास बढ़ता है। हमने सैकड़ों लोगों की हस्तरेखा देखी है जिन हाथों में भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो महान सुखी हैं। उसके पीछे जो मेरा अध्ययन है, मैं अपना अध्ययन बता रहा हूँ। भाग्य रेखा तो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है, शनि पर्वत के नीचे तक, या शनि पर्वत के नीचे से समझ करके मणिबंध तक जाती है। तो ऐसा व्यक्ति आजीवन भाग्यशाली होता है। दूसरी एक रेखा होती है जो चंद्र पर्वत से शुरू होकर के शनि पर्वत पर जाती है। ये मतलब कि कर्म भाग्य रेखा होती है। आदमी अपने कर्म के आधार पर अपने भाग्य को बनाता है। लेकिन मान लीजिए किसी के हाथ में ये दोनों रेखाएं नहीं है और वो बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, उसका रुतबा ही रुतबा है, तो आप देख लीजिएगा उसके ये अनामिका उंगली के नीचे जो सूर्य पर्वत है, इस सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा, एक गाढ़ी गहरी लंबी सूर्य रेखा होगी जो कहीं कट नहीं होगी। तो ऐसा व्यक्ति विद्वान, बुद्धिमान, शासक और हर समाज पर राज करने वाला होता है। भाग्य रेखा न भी हो, अगर सूर्य रेखा हो तो उस आदमी को कहीं कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। और भाग्य रेखा बहुत हो, सूर्य रेखा न हो, या सूर्य रेखा कटी हुई है तो ढाक के 3 पात, कुछ नहीं होने वाला है। हमने इलाहाबाद में एक भिखारी का हाथ देखा। उसने ट्रेन में हाथ डाल करके और हमसे कुछ भिक्षा मांगी। मेरी युवावस्था थी, उस समय मैं 20-22 साल का था और ज्योतिष का अध्ययन ही कर रहा था। मैंने देखा, कहा अरे ये क्या, इतना बड़ा भाग्यशाली भिखारी कैसे हो सकता है। मैंने उससे कहा कि आप अगर ट्रेन में आ जाइए 2 मिनट के लिए तो मैं आपको जितना कहेंगे उतना पैसा दूंगा। वो आ गया। मैंने कहा आपके हाथ में इतनी बड़ी भाग्य रेखा और आप भीख क्यों मांग रहे हैं। तो उसने जो अपनी कहानी बताई वो सुन करके मैं दंग हो गया। और उसके हाथ में सूर्य रेखा नहीं थी। उसने बताया कि मैंने दुश्मनी में अपने एक दुश्मन का गेहूं रखा हुआ था, उसमें आग लगा दी और गेहूं जहां रखा हुआ था उसके ऊपर जो है पीपल का पेड़ था और वो पूरा पीपल का पेड़ जल करके नष्ट हो गया। पीपल के पेड़ के जलने के बाद से ही मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया और उसके बाद मेरी सारी जमीन जायदाद बिक गई। अब मैं पिछले 4 साल से भिक्षाटन करके जीवन यापन कर रहा हूं। ये पीपल के पेड़ के जलने का सारा प्रायश्चित मैं भोग रहा हूं। तो कहने का आशय यह है कि भाग्य रेखा बहुत हो तब भी परिस्थिति खराब हो सकती है, लेकिन अगर सूर्य रेखा मजबूत हो तो वो सहायक बनेगी। अच्छा, जिस घर में सूर्य की रोशनी आती है वहां रहने वाले अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। घर में कृत्रिम रोशनी या बल्ब, ट्यूबलाइट,
पूरे दिन जलते रहने से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अपने बेडरूम में हमेशा धीमी रोशनी रखना चाहिए, इससे नींद अच्छी आएगी और बुरे विचार कम आएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन। देखो, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बुध और सूर्य की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। देखिए, ऐसा है, चंद्रमा आपके व्यय भाव में धन भाव का स्वामी है, इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यद्यपि आपके ग्रह गोचर ठीक है, लेकिन चंद्रदेव अगर उच्च राशि में व्यय भाव में हैं तो आप चाहे या न चाहें आमदनी के बराबर खर्चा होगा, लेकिन आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। विश्वास करिए, आपके आमदनी और खर्चे का संतुलन बना रहेगा, लेकिन आप प्रसन्न रहेंगे पूरे दिन, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपके पदोन्नति का योग बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। ज़्यादा भाग दौड़ थोड़ा सा स्वास्थ्य में गिरावट पैदा कर सकता है। किसी नई योजना में निवेश से बचना चाहिए। बहते जल में काला तिल प्रवाहित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जान लेंगे कर्क राशि का राशिफल कैसा आज उनका पूरा दिन रहेगा, उनका भाग्य कितना मजबूत है और उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। कर्क राशि से इस समय पंचम भाव में मंगल, चतुर्थ भाव में शुक्र और कर्क राशि से इस समय दसम भाव में बृहस्पति की स्थिति है। पक्का है कि धन की वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जहां चाहो वहां पैसा लगाओ सोच समझ करके, नुकसान नहीं होगा। और जहां आपका ऑफिस है, जहां आप काम करते हैं, वहां आपके काम की सचमुच में तारीफ भी होगी और किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी होगी। हाँ, लेकिन अगर आप डायबिटीज के रोगी हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पैसों के लेन देन में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। सूर्य की रोशनी कैसे आपकी सेहत और किस्मत दोनों को चमका सकती है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं और अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए और बात कर लेते हैं सूर्य की रोशनी की। सूर्य की रोशनी कैसे आपको सम्मान और सफलता दिला सकती है, जानते हैं। पंडित जी, जब सम्मान भी मिले और सफलता भी मिले, मुझे लगता है इससे बड़ा संयोग कुछ भी नहीं है। मध्यरात्रि से तड़के 3 बजे तक सूर्य पृथ्वी के उत्तरी भाग में होता है। ये समय सबसे गोपनीय माना जाता है। इस दिशा में कीमती वस्तुएं रखना लाभकारी होता है। सूर्योदय से पहले रात 3 बजे से सुबह 6 बजे का समय जो होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय सूर्य पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी भाग में होता है। ये समय चिंतन, मनन, अध्ययन और ध्यान का होता है। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक सूर्य पृथ्वी के पूर्वी हिस्से में रहता है। ऐसा बनाएं कि इस समय सूर्य की पर्याप्त रोशनी आपके घर में आ सके। सुबह 6 से 9 बजे के बीच घर के सभी खिड़की और दरवाजे खोल करके रखिए। इस समय जिन लोगों के घरों में भरपूर मात्रा में सूर्य की रोशनी आती है, उस मकान का स्वामी मान सम्मान और सफलता प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेट्रो सिटी में जहां घर सटा करके बनाए गए हैं, जहां घरों को सटा कर बनाया गया है, तो वहां पूरब दिशा से अगर घर साउथ फेसिंग है, घर नॉर्थ फेसिंग है, तो उस घर में सूरज की रोशनी आने का मतलब दिन में 10 बजे के बाद ही सूरज की रोशनी दक्षिण पूर्व के कोने पर आएगी, उसके पहले रोशनी नहीं आएगी। अगर उत्तर दिशा का दरवाज़ा है तो आपके सूर्योदय के समय ही आपके दरवाजे पर रोशनी आएगी, शेष दिन आपके दरवाजे पर रोशनी नहीं रहेगी। अगर पश्चिम दिशा में आपका दरवाज़ा है
और घर सटा हुआ नहीं है, दरवाज़ा है, तो दिन में 2 बजे के बाद आपके दरवाजे पर सूर्य की रोशनी आएगी। लेकिन जो घर पूरब और पश्चिम दिशा में घरों के साथ जुड़े हुए हैं, उन घरों में सूरज की रोशनी का सर्वथा अभाव होता है। ऐसे लोगों के घरों में सिर्फ अग्निकोण में, मतलब पूरब और दक्षिण के कोने में ही सूर्य की रोशनी बालकनी तक पहुंचती है। ऐसे में भी कुछ समय अगर जाकर बालकनी में भी परिवार के सदस्य 2-4 मिनट बैठें तो उसका भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय पंचम भाव में गोचर कर चुका है। बुधादित्य योग बन रहा है। किसी कारोबारी डील से पर्याप्त धन लाभ हो सकता है। किसी बड़े काम में सफलता मिलेगी। भाई के साथ बिगड़ते रिश्तों में भी सुधार आएगा। चोट लगने की संभावना है, सतर्क रहिए। नई प्रॉपर्टी के पेपर्स अच्छे से जांच लें। गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारी एक दर्शक रचना अहमदाबाद से जुड़ चुकी है। रचना, आप अपने सवाल पूछिए। रचना, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हाँ, प्रणाम पंडित जी। रचना बात कर रही हूँ अहमदाबाद से। जी। हाँ, मेरे भाई के बारे में प्रश्न था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1999, सुबह के 6:10 और ध्रांगध्रा, गुजरात। पंडित जी, ये पूछना था, अभी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करके 1.5 साल से जॉब कर रहे हैं, तो उनसे आगे जॉब चेंज करे तो अच्छा रहेगा या फिर मास्टर करे तो अच्छा रहेगा? और मास्टर कौन सी फील्ड में करे, आईटी के इलेक्ट्रिकल? और ये आपसे छोटा है कि बड़ा है रचना? हाँ, सॉरी, ये आपका छोटा भाई है? हाँ, छोटा भाई मेरा एक ही भाई है और ये छोटा ही है मुझसे। और चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। जाने- बृहस्पति इसका चर राशि में बैठा हुआ है। आजीविका इसकी ठीक चल रही है, लेकिन अगर ये चेंज करना चाहे तो भी ठीक रहेगा, और अगर एमटेक कर लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति इसके विद्या भाव में है। अगर अभी ये एमटेक कर ले तो इसका जीवन और भी खिल करके जो है बढ़िया हो जाएगा और इसका रोजगार बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी इसकी उम्र ही कितना है, 24 साल का है। अगर इसको एमटेक करने का मौका मिल जाए तो शायद इसके करियर में बहुत ग्रोथ मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। ग्रह गोचर आप लोगों का ठीक नहीं चल रहा है। केतु आपके राशि में चल रहा है और आपके व्यय भाव का स्वामी सूर्य वो केंद्र में बैठा हुआ है। कहने का मतलब कि व्यर्थ का खर्च आपको आर्थिक परेशानी में डाल सकता है। अब आपको आलस्य बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो नौकरी पर भी खतरे की तलवार लटक रही है। इसलिए ऑफिस में जो काम आपके जिम्मे दिया जाए उसको पूरा निपटाइए। लंबे समय बाद अपने हित चिंतकों से आपकी मुलाकात होगी। मौसमी बीमारियों से खुद को आपको बचाना चाहिए। गाड़ी चलाते समय पूरी सावधानी बरतना चाहिए और रोज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जी हाँ, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अगर आपका बाथरूम और किचन हमेशा ही गीला रहता है, आपके स्टडी रूम में सनलाइट नहीं पहुंचती है, तो क्या है सनलाइट और घर की वास्तु का कनेक्शन, ये जान लेते हैं। पंडित जी सूर्य की बात कर रहे हैं और आप तो उपाय भी बता रहे हैं कि ठीक है, कई बार अगर नहीं कर पाते, किराए के घर में रहते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति है किचन और बाथरूम कई बार मैंने देखा है कि गीला रहता है, आप कई घर जाएं तो वहाँ नेगेटिविटी ऐसे ही आ जाती है, तो क्या कनेक्शन है वास्तु का इससे? देखो, वास्तु का तो कनेक्शन है जी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सूर्य जो है पृथ्वी के दक्षिण पूर्व दिशा में होता है। घर के ये समय भोजन पकाने के लिए उत्तम माना जाता है। इस समय रसोई और बाथरूम भी गीले होते हैं। ऐसे में जिस घर में रसोई और बाथरूम सूखे नहीं रहते हैं, ऐसे घरों में रहने वालों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
देखो, इसके पीछे अंजलि एक बात और जान लो जी। जिस घर के लोग जागरूक नहीं हैं, जिस घर के लोग घर के किसी एक व्यक्ति के भरोसे हो करके और अपना जीवन जी रहे हैं, चैतन्यता नहीं है, उनका बाथरूम भी गंदा रहेगा, उनका किचन भी गंदा रहेगा, और ऐसे ही आते जाते रहेंगे। रास्ते में जूते चप्पल बिखरे रहेंगे, उन्हें उठाकर रखने की कोशिश नहीं करेंगे। रास्ते में प्लास्टिक गिरी होगी, उसको डस्टबिन में नहीं डालेंगे। रास्ते में कोई बच्चों का खिलौना बिखरा होगा, उसको नहीं उठाएंगे। अरे क्या इंसान हो यार, कुछ तो सेंस होना चाहिए। अगर किसी चीज को आप अव्यवस्थित देख रहे हो तो कैसे आप बर्दाश्त कर सकते हो? उसको तुरंत व्यवस्थित तो करो। और ये घर के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी होती है। छोटे से सदस्यों के भी अंदर इस तरह के संस्कार डालने चाहिए कि अगर कोई चीज अव्यवस्थित है तो उसको व्यवस्थित करें। भाग्य कितना भी मेहरबान हो, लेकिन अगर आपका रहन सहन ठीक नहीं है और आपकी चैतन्यता ठीक नहीं है तो भाग्य कुछ नहीं करेगा। भाग्य आएगा लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए लापरवाही बस, बिस्तर जहां पड़ा है, कपड़े जहां गिरे हुए हैं, हैंगर जहां गिरा हुआ है, अरे ये कोई जीवन थोड़ी है। कुछ दिनों तक आप अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख भोग लीजिए, लेकिन दुख भोगना पड़ेगा और उस समय आप चिल्लाएंगे। अगर आपके अंदर चैतन्यता नहीं है वस्तुओं को ठीक करने के प्रति, तो एक दिन ऐसा आएगा जब विपत्तियों के मारे आप मोटे मोटे आंसुओं से रोएंगे। इसलिए घर के छोटे बच्चों को भी जागरूक रखें कि वो चॉकलेट का रैपर भी जमीन पर न फेंकें, उसे डस्टबिन में डालें। लॉलीपॉप खा करके उसकी डंडी भी ले जा करके जो है डस्टबिन में डालें। बचपन से ही उनको सिखाइए। और बड़े लोग तो इस पर पूरा, और बाथरूम में और किचन में अलग अलग वाइपर होना चाहिए। हर 1 घंटे के बाद वाइपर से बाथरूम को, अगर बाथरूम में आप गए हैं, बाथरूम का यूज किए हैं, उसमें पानी आपको दिख रहा है तो वाइपर से उसका पानी निकाल दें। इसी तरह से किचन में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गीलापन हो गया है तो वाइपर से उसका पानी निकाल देना चाहिए। जहाँ रहने वाली महिलाएं इतनी चैतन्य होती हैं उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, और जहाँ रहने वाली महिलाएं लापरवाह किस्म की होती हैं वहाँ क्यों लक्ष्मी आएंगी? किसके साथ लक्ष्मी रहेंगी? जो लोग लापरवाह हैं उनके साथ लक्ष्मी रहेंगी? कभी नहीं रहेंगी। और दरिद्रता और यातना का जीवन जीना पड़ेगा। दोपहर 12 से 3 बजे तक आराम का समय होता है। सूर्य अब दक्षिण दिशा में होता है। इस दिशा में बेडरूम बनाने से लाभ मिलता है। दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक पढ़ने और काम करने का समय होता है। इस समय सूर्य दक्षिण पश्चिम भाग में होता है। ऐसे में अपना स्टडी रूम दक्षिण पश्चिम दिशा में भी बना सकते हैं, जिससे वहाँ पर्याप्त मात्रा में रोशनी आ सके। जय मां विंध्यवासिनी। तब आगे जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन, और क्या कुछ उनको उपाय करने चाहिए, उनके लिए शुभ अंक क्या है। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके राशि में शुक्र स्वगृही होकर के बैठा हुआ है और आपके धन भाव में स्वगृही मंगल है। कुल मिला के ट्रांजिट आपका स्ट्रांग है, मजबूत है। बड़े बुजुर्गों से धन और संपदा दोनों आशीर्वाद के रूप में आपको मिल सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो स्थानांतरण का योग भी बना हुआ है। घर में मेहमान आ सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। उधार के लेन देन बिल्कुल मत करिए। सरसों के तेल से छाया दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, सूर्य की रोशनी और घर की दिशाओं का क्या है कनेक्शन, ये भी जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक का समय जो है खाने, बैठने और पढ़ने का होता है। ऐसे में घर का पश्चिमी कोना भोजन या बैठक कक्ष के लिए शुभ माना जाता है।
रात 9 से मध्य रात्रि के समय सूर्य घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रहता है, अर्थात वायव्य कोण में रहता है। इस समय यह स्थान शयन कक्ष, पालतू जानवरों को रखने के लिए भी उपयोगी है, लेकिन अपने शयन के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए कि इसको कोप भवन भी कहते हैं और इसको शोक स्थान भी कहते हैं। पूरे 12 घंटे के दिन में एक क्षण भी वायव्य कोण वाले कमरे में सूर्य की रोशनी नहीं जाती है, चाहे उसमें जितनी खिड़कियां लगा दी जाएं और चाहे जितने उसमें रोशनदान बना दिए जाएं। इसलिए ये घर निवास करने के योग्य नहीं होता है। यहाँ ओखली रखना चाहिए, चक्की रखना चाहिए, कूटने की चीज़ें रखनी चाहिए और घर में जो औजार यूज होते हैं उनको भी वहीं पे रखना चाहिए, सूप रखना चाहिए और ऐसे घरों में यही सब काम करना चाहिए। ऐसे घरों में किसी दंपति को रख करके उसे आप सुखी नहीं रख सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक सुकांतो वेस्ट बंगाल से जुड़ चुके हैं। सुकांतो, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए भैया। पंडित जी मेरा 2 प्रश्न है। मेरा बेटी का है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 1997, 4:36 शाम को जी। और मेरा वाइफ का डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1968, रात को 3:05 में जी। पंडित जी मेरा बेटी का शादी का रिश्ता तो आ रहा लेकिन ठीक नहीं रहा, थोड़ा कुछ उपाय बता दीजिए। और मेरा वाइफ का हमेशा बीमार रहता है, कोई उपाय बता दीजिए। 29 फरवरी 2024 से लेकर के 10 मार्च 2024 के बीच में आपके बेटी के विवाह के तय होने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसके लिए आपके बेटी को चाहिए कि वो मंगलवार को थोड़ी सी मूंग 1 पाव भिगो दे और बुधवार को वो मूंग पानी से निकाल करके किसी गाय को खिला दे। ये 5 बुधवार उपाय करने से निसंदेह अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हो जाएगी। जहाँ तक आपके पत्नी के स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो आपके पत्नी भाव में मंगल बैठा हुआ है और उससे रोग भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। आपके पत्नी को लीवर और खून की समस्या है। एक तो उन्हें रक्तचाप की समस्या है, ब्लड की समस्या है और दूसरे उनका लीवर जो है वो फैटी हो चुका है। तो उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आपको ज्योतिषीय उपायों के साथ साथ किसी सुयोग्य चिकित्सक को भी दिखाना चाहिए और अपने पत्नी से कहना चाहिए कि वो हर बृहस्पतिवार के दिन 1 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा और 1 दर्जन केला और कुछ दक्षिणा ये किसी पुजारी को, किसी पूजा पाठ करने वाले को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक मानसिंह मथुरा से जुड़ चुके हैं। मानसिंह, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार गुरुजी। हाँ सदा सुखी रहिए। मैं मानसिंह मथुरा से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/8/1977 जी और मेरा जन्म स्थान है भरतपुर। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 24/12/2007, सुबह 4 बजे, भरतपुर राजस्थान। इसका भविष्य कैसा रहेगा? और एक बेटी है मेरी जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 20/12/2005। उसका भविष्य कैसा रहेगा? बेटे के भविष्य और वर्तमान दोनों के बारे में बता देता हूँ। दोनों ही बहुत अच्छा है। वर्तमान भी अच्छा है, भविष्य भी अच्छा रहेगा और ये बच्चा आपके कुल दीपक बन करके, आपके खानदान का चिराग बन करके आपके नाम को रोशन करेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कम पढ़ेगा, बहुत नहीं पढ़ेगा, पढ़ाई बहुत नहीं कर पाएगा, ऐसा योग दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रश्नकाल से पंचम भाव का स्वामी मंगल व्यय भाव में है। बहुत अधिक नहीं पढ़ेगा, काम चलाऊं पढ़ाई करेगा, लेकिन
ये इतना इंटेलिजेंट होगा, इतना मेहनती होगा, इतना चरित्रवान होगा और इतना सिद्धांतवादी होगा कि इसे अपने कार्य क्षेत्र में कोई पिछड़ा नहीं पाएगा, कोई इसे पीछे नहीं कर पाएगा। हाँ, बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि केतु और राहु की जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर बेटी के स्वास्थ्य के संबंध में हमें थोड़ी सी अड़चन दिखाई दे रही है। बेटी का अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो भविष्य ठीक है, लेकिन अभी 1.5 साल तक बेटी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसे नसों से संबंधित और हड्डियों से संबंधित बीमारी हो सकती है। इसको चाहिए कि 7 तरह के अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल ये शनिवार को किसी ज़रूरतमंद भिखारी को दान करे, जिससे इसका स्वास्थ्य ठीक हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल स्वगृही है भाई, लेकिन व्यय भाव में स्वगृही शुक्र भी है। एक तरफ अच्छा तो एक तरफ खराब। तो प्रॉपर्टी से जुड़ा अगर कोई काम है तो उसमें नुकसान की संभावना है, इसलिए आज सोच समझ करके टोकन मनी दीजिएगा। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा, बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है। बीपी के रोगी अपना खास ध्यान रखें। ज़्यादा गुस्सा धनहानि करा सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल। देखिए, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति मेष राशि में स्थित है और इस समय वृषभ राशि में चंद्रदेव की स्थिति है। कुल मिलाकर के मुझे जो लग रहा है वो आज आपको अगर कोई व्यावसायिक यात्रा आप कर रहे हैं तो धन लाभ होगा। नई नौकरी के लिए बुलावा भी आ सकता है। पारिवारिक उलझनें समाप्त होंगी। नींद न आने से संबंधित रोग हो सकता है। कोई भी हस्ताक्षर किसी के संकोच में आकर के, दबाव में आकर के, जल्दबाजी में बिल्कुल मत करिए, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मकर राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। नए कारोबार में तेजी आएगी। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खान पान अच्छा रखें। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें। शुभ अंक आपके लिए 5। शुभ रंग आपके लिए पीला। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कुंभ राशि का राशिफल आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि नए कारोबार में निवेश से धन हानि हो सकती है, इसलिए नया निवेश मत करिए। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। भाई के साथ विवाह हो सकता है। पाचन से संबंधित समस्या हो सकती है। गलतियां स्वीकारें। वाद विवाद से बचें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 5। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं आज के हमारे कुंडली विजेता कौन हैं। तो पंडित जी आज के हमारे कुंडली विजेता है नोएडा के रहने वाले वेद सिन्हा और 13 जून 2009 इनका जन्म हुआ है। और डेट ऑफ टाइमिंग की बात करें 8:24 मॉर्निंग, नोएडा में ही जन्म हुआ है। सवाल इन्होंने ये पूछा है कि 9वीं कक्षा के छात्र हैं, आगे भविष्य में इन्हें क्या करियर चुनना चाहिए जिनसे अच्छी सफलता मिले। दूसरा भी सवाल पूछा है कि इनका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, अभी तो कर्क लग्न और मकर राशि में पैदा हुए हैं ये वेद, और इनके लग्न में केतु है, राहु और चंद्रमा की युति बनी हुई है। हर समय ये कंफ्यूज जैसी स्थिति में रहते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर कमज़ोर है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको पुलिस में, सीआरपीएफ में, सीआरपी में इस तरह से मतलब कि जो है नौकरियों के लिए प्रयास करना चाहिए।
शासन प्रशासन की सरकारी नौकरियां आपको मिल सकती हैं। और अगर आप मन लगा करके अच्छी मेहनत करें तो आप यूपी पीसीएस भी क्वालिफाई कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी, भविष्य आपका अच्छा है। अगर आपके घर में भी सूर्य की रोशनी नहीं आती है और आपको इससे नेगेटिव इफेक्ट भी झेलने पड़ रहे हैं, तो आपको तांबे से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए, आइए ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। कहते हैं ना कि अंत में हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि एक अच्छा सा उपाय आप बता दें, जिससे कुछ ऐसा होता है कि हमारा बस नहीं चलता, नेगेटिव एनर्जी रहती है, तो कैसे दूर कर लें उसको। देखिए, अगर आपके घर में सूरज की रोशनी नहीं आती है और आप किराए के घर में रहते हैं और कुछ बदलाव भी नहीं कर सकते हैं, तो सूरज की रोशनी घर में ना आने से आपको नुकसान न हो, इसके लिए आप तांबे के सूर्य से कौन सा उपाय कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इससे अगर आर्थिक संकट है, बचत नहीं हो पा रही है, तो घर की उत्तर दिशा में तांबे का बना हुआ एक सूर्य लगाएं, और सूर्य ऐसा लगाएं जो उभरा हुआ हो, मतलब पिरामिड टाइप का हो, थोड़ा सा बीच में उसका उभरा हुआ हो, गोलाकार वाला चित्र हो। और बच्चों की अगर एकाग्रता नहीं है पढ़ाई में, बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उनके लिए भी उनके ठीक सामने स्टडी के कमरे में सूर्य एक जो है दीवार में लगाएं। और घर में अगर बीमारियां ज़्यादा हैं तो ड्राइंग रूम में या घर में एक बड़े से सूर्य का चित्र तांबे का बनवा करके उसे आपको पूर्वी हिस्से में लटका देना चाहिए। घर की अगर दक्षिण पूर्व दिशा में तांबे का सूर्य लटकाने से घर में अन्न की कमी नहीं होती है। घर की महिलाओं का स्वास्थ्य भी बना रहता है। घर में क्लेश रहता है तो अशांति है, तो घर के मुखिया को अपने बेडरूम में पूरब दिशा में सूर्य देव की प्रतिमा लगानी चाहिए या तांबे का सूर्य रखना चाहिए। कारोबार में नुकसान हो रहा है, ठीक नौकरी नहीं चल रही है, तो अपने डेस्क पर तांबे का सूर्य आपको रखना चाहिए। परिवार की सुख शांति के लिए अपने घर के मंदिर में सूर्य देव की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, तांबे का सूर्य रखना चाहिए। मान सम्मान की प्राप्ति के लिए अपने बेडरूम में तांबे की सूर्य प्रतिमा रखनी चाहिए। और तो और आपको सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का नित्य 10 माला जप करना चाहिए। इस मंत्र के प्रभाव से आपका घर एकदम व्यवस्थित हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि में तो यही कहना चाहूँगा कि राहु की स्थिति है, द्वितीय भाव में बृहस्पति की स्थिति, तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति, कुल मिलाकर के शनि महाराज जो है नाराज हैं, तो कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। नौकरी में इधर से उधर जाने का योग बन रहा है। अगर गुस्सा करोगे तो रिश्तेदारी में भी खलल पड़ जाएगी। आपको स्किन से जुड़ी समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। किसी शिवालय में जाकर के साफ सफाई करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।